जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों पर केंद्र सरकार ने नकेल कसी है। अब घाटी में पत्थरबाजी की घटनाएं बंद हो चुकी हैं। घाटी के युवाओं के हाथों में पत्थर नहीं, रोजगार है। घाटी के युवा अब जम्मू कश्मीर के विकास को धार दे रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता आशिक मीर की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कश्मीर के युवाओं की नसों में जहर पाकिस्तान ने 1990 से लेकर अब तक जो है घोला है। अगर हम बात करें 1990 से लेकर अब तक कई सारे ऐसे युवाओं को रेडिकलाइज किया गया है जिन्हें हथियार या स्टोन पेल्टिंग करने के लिए मजबूर किया गया है। फिलहाल अगर हम आज के दौर की बात करें, दिल्ली में रेड फोर्ट के पास हुए ब्लास्ट के बाद इस ब्लास्ट के कनेक्शन जो है कश्मीर के साथ भी मिलते जुलते हैं कि किस तरह से अब एक डॉक्टर को जो है रेडिकलाइज किया जाता है और अभी तक कई सारे डॉक्टर्स जो है इन्वॉल्व पाए गए हैं। कई सारे डॉक्टर से क्वेश्चनिंग जो है वो की जाती है। हमारे साथ शेख मुदस्सिर है जो कि एक ज़माने में इसी आइडियोलॉजी को मानते थे, लेकिन अब एक एकेडमिशियन है, एक ऑथर है। कैसे इनके लाइफ में, कैसे इनके जीवन में तब्दीली आई, आज शेख मुदस्सिर से हम जानने की कोशिश करेंगे। मुदस्सिर, सबसे पहले आपका टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपसे जानना चाहेंगे, एक बड़ी तब्दीली आप में आई है और जिस तरह से हम देख रहे हैं दिल्ली में ब्लास्ट हुआ या बीते कई वर्षों की अगर हम बात करें, युवाओं को किस तरह से रेडिकलाइज किया जाता था, क्योंकि आप भी उस समय इसी जो हम कह सकते हैं प्रोपेगेंडा में आए थे। आपने भी कभी देश के खिलाफ जो अपनी आवाज उठाई थी, लेकिन किस तरह आप में वो चेंज आई और आज कैसे देखते हैं हालातों को आप? देखिए, सबसे पहले मैं जो दिल्ली में जो रेड फोर्ट पे जो ब्लास्ट हुआ उसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और जिन्होंने भी किया वो उनको कानून के तहत कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको भी कानून के तहत बिल्कुल कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और ये जो इंसिडेंट वहाँ पे हुआ इसका और दीन के नाम पे इसको रिप्रेजेंट करना, बहुत इसका दीन के साथ कोई वास्ता ही नहीं है। इस्लाम इन चीज़ों की इजाज़त कभी देता ही नहीं है और न इस्लाम ने हमारे किसी भी मज़हब इस चीज़ को एक्नॉलेज करता है। रही बात जो रेडिकलाइजेशन की, जो आपका सवाल था कि रेडिकलाइजेशन किस तरह से यहाँ पे जो यहाँ के यूथ्स अभी जो वाइट कॉलर तक की रेडिकलाइजेशन पहुंची है। अगर हम अपने दौर की बात करें तो उसमें हमने देखा कि जो रेडिकलाइजेशन होती थी वो मज़हब के नाम पे होती थी, वो एजुकेशन के नाम पे होती थी और भी बहुत सारे तरीके थे जिससे हमारे यूथ्स को रेडिकलाइज किया जाता था। और अगर आप मेरी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, जो चीज़ें शायद उस टाइम जो नैरेटिव्स थे, मतलब कदम कदम पे जो नैरेटिव्स थे, उनकी वजह से वो जो इकोसिस्टम था उसकी वजह से बहुत सारे लड़के उस उन नैरेटिव्स के विक्टिम बन गए, उनके शिकार बन गए और उसका नतीजा ये निकला। कुछ कब्रिस्तान पहुंच गए, कुछ हॉस्पिटल, कुछ को आंखें गंवानी पड़ी, कोई अभी जेल में बैठा है। तो कहने का मकसद है कि हमारा जो इकोसिस्टम था बिल्कुल कंटामिनेटेड था, नैरेटिव बेस्ड था और स्पॉन्सर्ड नैरेटिव्स थे। वो लोग नैरेटिव चलाते हैं जिनके अपने मफाद थे यहाँ पे, और अपने मफाद के लिए उन्होंने जो कश्मीर के यूथ्स को उनको बर्बाद किया, उनको कब्रों तक पहुंचाया, उनको जेलों तक पहुंचाया और कुछ को जो है उनको अंधा ही कर दिया। तो मुदस्सिर, क्या कहा जाए, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल जो है जो देश जानने चाहता है, क्योंकि कश्मीरी युवा पढ़ा लिखा है। आज के युवा की अगर हम बात करें तो उस समय क्या कहा जाता था एक युवा को जो मजबूर होता था स्टोन पेल्टिंग करने के लिए या हथियार उठाने के लिए, किस तरह से उसको वर्गलाया जाता था? थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे हमारे लिए आप? मैं वही आपको बात बोल रहा हूँ कि अगर एक बच्चा किसी तालीमी इदारे में जाता है, अगर वहाँ पे भी उसको रेडिकलाइजेशन के रिगार्डिंग उसको पुट तालीम किया दी जाए, हाँ जाती। तालीम, वैसे रेडिक वहाँ पे भी रेडिकलाइजेशन। और इसी तरह से मजहब के नाम पे वो आप जो हर कश्मीरी है उसको पता है कि कहाँ कहाँ पे हमें मिस गाइड किया गया हम्म। और कहाँ कहाँ पे हमें जो डिसीजंस हमें नहीं लेने थे वो हमने जो नैरेटिव सुन के, हम्म। जो हमारे जो सो कॉल्ड जो जिनको हम रिप्रेजेंटेटिव्स कहते थे, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स कहते थे, और वो हमें फिर इसके रिगार्डिंग वो
गलत चीजें बताते थे। गलत चीजें बताते थे। उसकी वजह से फिर यूथ में वो चीज आ गई उन्होंने, और इकोसिस्टम भी वैसा ही था, इकोसिस्टम भी उतना अच्छा नहीं था। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी स्टेप्स उस टाइम उठाए, जो इस टाइम एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टेप्स उठाए, ये उस टाइम भी किया जा सकता। उसकी वजह से बहुत सारे जो चीजें हैं, जो नुकसान है, वो कम किया जाए, रुक जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम की जो सरकारें थी, उनका भी वो भी इस चीज में जिम्मेदार है। वो इस चीज को होने देते थे। यहाँ पे अगर कहीं पे प्रोटेस्ट होता था तो एडमिनिस्ट्रेशन उसको रोकने के लिए कोई सॉलिड ये इनिशिएटिव नहीं उठाती थी। नतीजा ये निकलता था, कहीं से प्रोटेस्ट निकल जाता था, जुलूस निकलता था, उसके ऊपर फिर वायलेंस में बदल जाता और फायरिंग होती थी, फिर वहाँ पे कैजुअलिटीज होती थी। तो कहीं ना कहीं उस टाइम की जो सरकार है, वो भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल रही लेकिन है। एक सवाल ये भी है कि ये अक्सर कहा गया है कि कश्मीर के युवा जो है बेरोजगार थे, उन्हें पैसे देकर जो है ये चीजें करवाई जाती थी। क्या पाकिस्तान से पैसा आता था और लेने वाले कौन थे यहाँ पर, जिनका अभी तक जो अकाउंट जिनके बंद हो रहे हैं, क्या मानते हैं आप वही जिम्मेदार है इस चीज के? हाँ बिल्कुल, इससे कौन इनकार करेगा कि पाकिस्तान से पैसा नहीं आता था। हम्म। अगर पाकिस्तान से पैसा नहीं आया होता, फिर हमारे जो जो यहाँ पे सो कॉल्ड आज़ादी की बात करते थे, उनके उनकी प्रॉपर्टी चेक करें। हम्म। जो एजेंसीज ने उनको एफआईआर के तहत जो बंद किया हुआ, हम्म। जिनके पास पैसा नहीं था, जिन्होंने पैसा नहीं लिया था, वो अपने घर में बैठे हैं, और जिन्होंने लिया था वो भी कानून और कॉन्स्टिट्यूशन को फेस कर रहे हैं। हम्म। मतलब कानून के दायरे में अभी है वो, जिन्होंने लिया था, तो वो पैसे कहाँ से आए? और हम सबको पता है कि यहाँ पे जो एमबीबीएस स्कैम था, किस तरह से यहाँ पे पैसे लेते थे, और यहाँ पे जो फेवर दिया जाता था, 8 लाख 10 लाख रुपए लेके बच्चों को अपने जिनको मैं बोलूँगा जो डिजर्व भी नहीं होते थे, तो उनको एमबीबीएस के कराया जाता था। और वो भी एक पाकिस्तान बहुत में आप बड़ा, बोल हाँ रहे हैं बिल्कुल, एमबीबीएस कराया जाता था, बिल्कुल। तो ये चीज चल रहा था यहाँ पे। ओवरऑल अगर अब आज की बात करें, क्योंकि कई सालों से हम देख रहे हैं हालातों में सुधार आ चुका है, लेकिन एक पहलगाम की घटना को छोड़कर हम अगर बात करें, अभी अगर हम बात करें अभी कैसा माहौल है कश्मीर में, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान फिर से चाहता है वैसे ही अब जो युवा है वो रेडिकलाइज हो जाए, उनके अंदर फिर से ये आजादी वाली बात जो है वो डाली जाए। तो कैसे देखते हैं आप हालातों को आज के दौर में? देखिए, अगर हम आज की बात करें, आज जो हालात है वो जो पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। मतलब अगर हम किसी भी फील्ड की बात करें, चाहे एजुकेशन फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, उसमें अकाउंटेबिलिटी आई है। ठीक। आज वो डिक्टेटरशिप नहीं चलती है। मतलब जो कोई भी अफसर है वो अपने हिसाब से किसी भी डिपार्टमेंट को चलाएगा। कोई एडमिन है किसी यूनिवर्सिटी का, वो अपने हिसाब से बच्चों की ग्रूमिंग करेगा। आज जो सिस्टम, आज अकाउंटेबिलिटी है, जो हायर अप्स है वो इन चीज़ों को देखते हैं कि कहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है बच्चों के साथ, या कहीं पे भी जो इदारे हैं, वो अकाउंटेबिलिटी उनमें आई है। पहले वो चीज़ नहीं थी। दूसरा, जस्टिस हो रहा है। अगर कोई बंदा किसी एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, उसी के खिलाफ कार्रवाई होती है, किसी बेगुनाह को नहीं उठाया जाता है। बेगुनाह को नहीं उठाया जाता। हाँ बिल्कुल, वो चीज़ अच्छी है कि अगर आप किसी कौम को मतलब किसी कौम को ठीक करना चाहते हैं, आपको उस कौम के साथ जस्टिस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। आपको उस कौम के साथ इंसाफ करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आखिर वो पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो पाकिस्तान फिर से चाहता है कि फिर से यहाँ हालात जो है उसी तरह खराब रहे जिस तरह पहलगाम वाला इंसिडेंट कराया गया। यहाँ पर कई सारे लोग जो है टूरिज्म के साथ वाबस्ता थे, लेकिन उनका रोजगार तो कम्प्लीटली छिन गया। अभी भी हम देख रहे हैं टूरिज्म बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कैसे चाहते हैं आप, कैसे ये चीजें रोकी जा सकती है? क्योंकि हमेशा पाकिस्तान जो है इन्फिल्ट्रेट करके यहाँ पर टेररिस्ट भी भेजता है, और आज के दौर में अगर हम बात करें, आज अगर यहाँ पर कोई टेररिस्ट प्रेजेंट भी है तो उसका ताल्लुक पाकिस्तान से भी है। ठीक है, तो कैसे देखते हैं इन सारी डेवलपमेंट्स को आप? देखिए, अगर हम आज की बात करें, अगर हमें यहाँ पे जो रेडिकलाइजेशन है उसको कम करना है, हमें सबसे पहले कोशिश करनी है कि जो अंडर प्रिविलेज जो भी फैमिलीज हैं, जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, जितना हम अपने यूथ्स को, खासकर जो मैंने आपको बोला, जो अंडर प्रिविलेज या मिडिल क्लास या लोअर क्लास, जो कहीं ना कहीं किसी वजह से अपनी एजुकेशन को काइट करते हैं, और बाद में वो ऐसी विक्टिम्स, क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं होती है, और बाद में फिर इन्हीं चीज़ों के विक्टिम आसानी से बन जाते हैं। और जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वो उनके लिए भी वही एक फर्टाइल लैंड है।
जो अनएजुकेटेड मतलब जो यूथ्स हैं वो कहीं ना कहीं इजीली इन चीज़ों में आते हैं। अब जो हमने दिल्ली में देखा एक डॉक्टर, दैट इज़ द रेयर केस। हमने पूरी हिस्ट्री में नहीं देखा है कि कोई डॉक्टर। डॉक्टर प्रोफेशन से किसी ने बंदूक उठाई है। ये पूरी हिस्ट्री में मुझे 30-40 साल अगर की बात करें तो उसमें हमने देखा कि ये जो हाल ही में इंसिडेंट हुआ, यहाँ पे जो ये इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे कि पूरे जो डॉक्टर्स हाँ है। डॉक्टर्स है इसको एजुकेशन के साथ भी जोड़ा नहीं जा सकता है। और दूसरा हमें सबसे पहले ये जो चीज़ करनी है कि हमें अपने इकोसिस्टम को ठीक करना है, और जो नैरेटिव्स है अभी भी जो पाक बेस्ड नैरेटिव्स है उनको कहीं ना कहीं काउंटर करने की जरूरत है। बिल्कुल, अपने देश के प्रति प्रेम होना चाहिए। एब्सोल्युटली। बिल्कुल। आखिर पर मेरा एक सवाल आपसे है, आप जब स्टोन पेल्टिंग करते थे, आपके भी दोस्त रहे होंगे जिनको आपने खो दिया होगा, तो कितना आपको रिग्रेट फील हो रहा है उन लोगों को वक्त पर समझाया नहीं गया, और आपके दोस्त जो थे वो आज इस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने पत्थर उठाकर जो है अपने आप को मरवाया या गन उठाकर अपने आप को मरवाया, तो क्या फील कर रहे हैं आप उनके लिए? देखिए ये हमारी बदकिस्मती है, उस वक्त के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे, चाहे वो किसी भी तबके से हो, उनको अपने यूथ को गाइड करना चाहिए था कि क्या सही है क्या गलत है। हम्म। और अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ नहीं। नहीं हुई। अब उस टाइम बहुत सारे लड़के हैं जिनको पता भी नहीं था कि मतलब जो हमें ये सुनाया जा रहा है, जो हम्म। हमें बोला जा और जो हमें करने को बोला जा रहा है उसमें कितनी सदाकत है। तो ये इसका मैं जिम्मेदार उन्हीं लोगों को ठहराऊंगा और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को ठहराऊंगा जिन्होंने इन चीज़ों को प्रमोट किया उस टाइम। बाकी रही बात कि कुछ बहुत सारे लड़के भी जो अभी कब्रों में चले गए, तो उसके रिगार्डिंग मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर उस टाइम वैसे लोग आए होते, सामने आए होते, उन्होंने उनको सच्चाइयाँ बताई होती, फैक्ट्स फिगर्स सामने रखे होते, ये काउंसलिंग करी होती। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम का ऐसा कोई सीन नहीं था। सारे मतलब इसको ये जो उस टाइम का सिस्टम था इसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। आधों ने प्रॉपर्टी बनाई, आधों ने पैसे कमाए, और इन चीज़ों की परवाह किसी को भी नहीं थी कि हमारा यूथ किधर जा रहा है, उसका फ्यूचर। खासकर अगर हम अपने ओल्ड टाउन की बात करें, कितने सारे लड़के यहाँ पे जिनके अभी एफआईआर्स है, हम्म। और 10-10 15-15 साल से वो बेचारे कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट रहे हैं। आधों के हफ्ते में 2 या 3-3 दिन भी तारीख होती है। दिन वो रेडी पे कमाते हैं, उसके बाद शाम को वही बिल्कुल, खाते हैं। बिल्कुल। मैं हैंड टू माउथ उनका रोजगार रहता है, और उनके लिए भी ये परेशानी है कि उनको एक दिन पूरा कोर्ट में गुजारना पड़ता है। ये देखिए कि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस निकले, जो हमने उस टाइम किया या जो हमें करवाया गया, तो उस टाइम यही मिडिल क्लास लेवल क्लास के जो लोग हैं जो अब भी सफर कर पिस रहे रहे हैं हैं। फिलहाल। हाँ बिल्कुल। अच्छा तो मुदस्सिर, डर तो नहीं लग रहा है आपको? क्योंकि आप बेटोक होके बोलते हैं, सच बोलते हैं, आपको कोई डर तो नहीं लग रहा है? डर किस बात का होगा, अगर सच बोलना। थ्रेट्स आपको भी मिलते होंगे? हाँ बिल्कुल, थ्रेट्स तो मिलते हैं, लेकिन अच्छा। हम जब तक हम मतलब जिंदा है, हम सच का साथ देंगे, हम हक का साथ देंगे और देते रहेंगे। चलिए मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया, आप के हौसले को हम सलाम करते हैं। मुदस्सिर ने अपनी लाइफ को किस तरह से चेंज किया, और एक ज़माने में मुदस्सिर भी स्टोन पेल्टर में से, इन्हें गिलानी कहा जाता था, यानी जो सईद अली शाह गिलानी है उन्हीं का लक़ब जो है इनको उस वक्त दिया था, लेकिन मुदस्सिर ने किस तरह से अपनी ज़िंदगी को बदला। आज एक